हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय एंड आई वेलकम यू ऑल टू प्रैक्टिस मॉक। आज की इस डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ की वीडियो में हम 12 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विच फिनटेक फर्म हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू लॉयल्टी प्रोग्राम अलाउइंग यूजर्स टू कन्वर्ट रिवॉर्ड पॉइंट्स इनटू डिजिटल गोल्ड। तो इनमें से किस कंपनी का इनिशिएटिव ये है? तो आंसर है इसका पेटीएम। ये न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। Paytm has launched a new loyalty program that allows users to convert reward points into digital gold। जैसा मैंने आपको बताया, ये यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पे आपको डिजिटल गोल्ड मिलेगा। इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा का कहना है कि ये इंडिया का पहला ऐप है जो ऐसी चीज़ें ऑफर कर रहा है। और इस पे होगा क्या, आपको एक गोल्ड पॉइंट मिलेगा 100 रुपये की स्पेंडिंग में, और 100 गोल्ड पॉइंट मिलके बनाएंगे 1 रुपये का डिजिटल गोल्ड। और ये आप रिडीम कब कर सकते हो? जब ये 15 रुपये रीच करेगा, है ना। इसके अलावा पेटीएम ने एक पेटीएम चेकिंग नाम का ऐप भी लॉन्च किया है। इस पे आप एआई के थ्रू उससे इंटरेक्शन करके अपनी बसेज या ट्रेन वगैरह बुकिंग कर सकते हो पेटीएम चेकिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्रैक्टिस मॉक का, तो इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ रिलीज द ऑडिट प्रैक्टिस टूल किट टू एनहेंस द ऑडिट क्वालिटी एंड सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स इन इंडिया। तो इनमें से किस बॉडी ने ये टूल किट को रिलीज़ किया है? तो इसका आंसर है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसको भी डिटेल में देखते हैं थोड़ा, है ना। तो ये रिलीज़ करी गई है ये टूल किट एज अ पार्ट ऑफ NFRA's कंटिन्यूअस एफर्ट टू अपलिफ्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को लिफ्ट करने के लिए ये जो टूल किट है रिलीज़ करा गया है। इस टूल किट को यूज़ करके जो स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रैक्टिशनर हैं वो अपनी स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये सब करेगा एज अ सैम्पल फॉर दीज SMPs। इसके अलावा टूल किट फोकसेस ऑन डेवलपिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑडिटिंग स्ट्रेटजीज अलाइंड विथ रिस्क प्रोफाइल ऑफ ऑडिटी एंटिटीज़, है ना। तो इसका यूज़ करके रिस्क प्रोफाइल करके अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जो SMPs हैं। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिसेंटली रिवाइज्ड इट्स IPO रूल्स अंडर ICDR नॉर्म्स। What is the new total reservation percentage for anchor investors after the amendment? तो ये आपके 5 ऑप्शन है, इस पे आपको बताना है कि नया रिवाइज होके क्या परसेंटेज हुआ है। तो इसका करंट आंसर जो है वो है 40%। देखते हैं इसको डिटेल में, है ना। तो एंकर इन्वेस्टर्स होते कौन है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी आप ये देख लो कि एंकर इन्वेस्टर्स का जो कोटा होता है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 33% से 40% तक, है ना। और इसके अलावा जो अप टू 250 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 5 से 15 इन्वेस्टर्स अब हो सकते हैं। पहले 5 थे, अब 15 इन्वेस्टर्स तक आ सकते हैं 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तक। दीज चेंजेस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 30 से ये इफेक्टिव होंगे। अब देख लेते हैं कि ये एंकर इन्वेस्टर्स होते क्या हैं। एंकर इन्वेस्टर्स या कि हम कहें एंकर बुक्स, ये दोनों टर्म सेम ही है। व्हेन अ कंपनी कम्स आउट विथ अ IPO, IPO आपको पता होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो कंपनी पहले से लिस्टेड नहीं होती, जब वो पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में लाती है उसको हम IPO कहते हैं। तो जब किसी भी कंपनी का IPO आता है तो उस पर 3 कैटेगरी के लोगों को ये IPO दिया जाता है। पहला होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनके लिए 50% रिजर्व होता है। कौन होते हैं ये? म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, इन सब के लिए 50% तक का IPO का जो अमाउंट है वो रिजर्व कर दिया जाता है। इसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% रिजर्व होता है। ये होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेट्स। बाकी जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है जैसे हम और आप, इनके लिए 35%
रिजर्वेशन होता है ना। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अप्लाइंग अप टू 2 लाख तक जो इस पे अपने पैसे डालेंगे उनको हम कहेंगे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, और इनका 35% इनके लिए रिजर्व होता है ना। जो ये QIB कैटेगरी होती है, ये 50% वाली, इसके अंदर आते हैं एंकर बुक्स भी, है ना। एंकर इन्वेस्टर्स जिसको हम कहते हैं, समझ लो ये 50% जो अमाउंट है रिजर्व होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, उस पे अब 50% का 40% अब रिजर्व कर दिया गया है एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। पहले उस पे कौन लोग कितने था, ये था 33%, अब हो गया 40%। किसका, ये 50% का, और ये 50% किसका है, जो IPO की टोटल वैल्यू है ना। तो एंकर बुक्स होते क्या है, इनको क्या बेनिफिट मिलता है, दे आर इनवाइटेड अ डे बिफोर द IPO आ जाएगा तो एंकर बुक्स को ये एक दिन पहले ही ये IPO मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ MAI सुपर इंटेलिजेंस टीम टू डेवलप AI सिस्टम मोर कैपेबल देन ह्यूमंस इन स्पेसिफिक डोमेन सच एज मेडिकल डायग्नोसिस। तो इनमें से किस कंपनी ने ये टीम को इस्टेब्लिश किया है, तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। देखते हैं इसको न्यूज़ क्या है इसकी। जैसा मैंने आपको बताया, इसको फॉर्म किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और इसको लीड कर रहे हैं मुस्तफ़ा सुलेमान, जो कि को फाउंडर भी रह चुके हैं डीप माइंड के। तो ये इनिशिएटिव किस लिए है, दिस इनिशिएटिव इज़ टू फोकस ऑन क्रिएटिंग ह्यूमनिस्ट सुपर इंटेलिजेंस AI दैट विल सर्व ह्यूमन इंटरेस्ट एंड एड्रेस द रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, जैसे कि हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंटिफिक डिस्कवरी। इसके लिए इन्होंने ये टीम को इस्टेब्लिश किया है। बाकी कंपनीज़ ने भी ये चीज़ें इस्टेब्लिश करके रखी हैं, तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये कर लिया है ना। तो इस टीम में इनका कहना है कि ये सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस होगी, बट इट विल नॉट पोज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमंस। तो ये थी न्यूज़ इनकी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड नंबर 1 ग्लोबली इन द S&P Global Corporate Social Sustainability Assessment 2025 for third consecutive year with a score of 90 out of 100। तो इनमें से किस कंपनी को रैंक किया इन्होंने नंबर 1, तो इसका आंसर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। देखते हैं इसको भी डिटेल में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हैज़ बीन रैंक्ड नंबर 1 ग्लोबली। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जिसने इनको रैंक किया ये करती क्या है, दिस इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिस्पेक्टेड बेंचमार्क्स फॉर असेसिंग इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस। तो इन तीनों कैटेगरी के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए इनको ये नंबर 1 ग्लोबली रिकॉग्नाइज़ किया गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे इकोजेन, जो कि एशियाज़ का फर्स्ट लो कार्बन जिंक भी इन्होंने प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा एक 530 मेगावाट का एनर्जी एग्रीमेंट भी है इनका, जिस पे ये 70% ग्रीन पावर 2028 तक अचीव करने वाले हैं ना। ये ऑल्सो वाटर पॉजिटिव है, मतलब इनका वाटर वेस्टेज बहुत ही कम है ना। और ये फर्स्ट इंडियन मेंबर है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स की। इसके अलावा जो हिंदुस्तान जिंक के CSR इनिशिएटिव्स है, उसमें 2.3 मिलियन पीपल को बेनिफिट किया है, जिस पे वो स्पेंडिंग करते हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, वीमेन एम्पावरमेंट। CSR आपको पता ही होगा कि कंपनीज अपने प्रॉफिट का सर्टेन % सोशल वेलफेयर में स्पेंड करती है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो CSR है, उस पर 2.3 मिलियन पीपल को बेनिफिट किया है। इसके अलावा कंपनी का ये भी टारगेट है कि ये अचीव करेंगे नेट ज़ीरो बाय 2050। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेम्स DV वॉटसन, हु डाइड इन 2025, वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन
किस ईयर में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर डिस्कवरिंग डीएनए डबल हेलिक स्ट्रक्चर। तो डीएनए जैसा आपको पता होगा ये डबल हेलिकल होता है, तो ये डिस्कवरी जेम्स डीवी वॉटसन ने करी थी और इनको इसी के लिए किस ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1962। जेम्स डीवी नोबेल लॉरिएट, जो कि अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। इनका जन्म कब हुआ था? 1928 में शिकागो यूएसए के अंदर, और ये अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट और जूलॉजिस्ट हैं। 1953 में ही एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक पेपर पब्लिश किया था ऑन प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो 1953 के अंदर जो इन्होंने पब्लिश किया था उसी के बेसिस पे इनको 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था टू डिस्कवरिंग द डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। 1956 के अंदर ये हार्वर्ड में एज अ प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने 1989 में इंस्ट्रूमेंटल थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि यूएसए का था, उस पर भी इनका की रोल था। इसके अलावा इनके कुछ नोटेबल वर्क्स थे। पहला तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाला ही होगा। इसके अलावा इन्होंने कई और नोटेबल वर्क्स हैं, वो आप देख लेना। इसके अलावा इनको अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे एल्बर्ट लेस्कर अवार्ड फॉर बेसिक मेडिकल रिसर्च, यूएस नेशनल मेडल फॉर साइंस, यूएसए प्रेसिडेंशियल मेडल और कॉपली मेडल। तो ये आप एक बार देख लेना। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज़ रिसेंटली 2025 में पार्टनर्ड विथ नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड टू सेट अप UPI 123 पे, अ वॉइस बेस्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम। तो इनमें से किस बैंक ने ये चीज़ को इस्टेब्लिश किया है? इसका आंसर है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने चूज़ किया है नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड टू सेट अप UPI 123 पे, अ वॉइसलेस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये वॉइसलेस का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा एक और पार्टनर है, वो है मिस कॉल पे। इनका एक्सपेक्टेशन है इस इनिशिएटिव के बाद जो 850 मिलियन पीपल हैं इंडिया में, उनको ये केटर करेंगे UPI के थ्रू। अभी इनके 400 मिलियन यूज़र्स हैं जो कि मोबाइल ऐप्स यूज़ नहीं करना चाहते फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लाइक इनको डर होगा कि फ्रॉड वगैरह हो जाएगा, इसलिए ये वॉइस बेस्ड UPI सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो इस पे होता क्या है, यूज़र मिस कॉल देता है एक डेजिग्नेटेड नंबर को और अपना कितना उसको अमाउंट देना है, और UPI अपना वॉइस के थ्रू ये यूज़र बोलता है और वहाँ से उसकी पेमेंट हो जाती है। यही सिंपल इसका वॉइसलेस फीचर का मतलब था। IVR प्लेटफॉर्म 12 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है ना। इसके अलावा आप यहाँ लास्ट 5 ट्रांजैक्शन भी सुन सकते हो, डिस्प्यूट भी रेज कर सकते हो और अपनी UPI पिन्स भी चेंज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया रिसेंटली इन 2025 साइंड अ MOU to promote cooperation between diplomatic training institutions with which of the country। तो ये है आपके ऑप्शन, आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ हमने ये डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग का MOU साइन किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वाडोर। देखते हैं इसको न्यूज़ क्यों न्यूज़ पे है। जो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पवित्रा मार्गरीटा, ये विजिट पे हैं 3 कंट्रीज़ साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज़ के विजिट पे हैं, है ना। पहला इक्वाडोर, बोलीविया और क्यूबा। तो बोलीविया के साथ इन्होंने ये साइन किया है फॉर डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। साइन किसके किसके बीच में हुआ है? पवित्रा मार्गरीटा जो इंडिया के को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इक्वाडोर्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन एंड ह्यूमन मोबिलिटी अफेयर्स गैब्रिएला सोमरफील्ड। तो क्यूटो जो कि सिटी है इक्वाडोर में, यहाँ इन्होंने ये चीज़ें साइन की है। दोनों लीडर्स ने एक्सटेंसिव डिस्कशन किए हैं
ट्रेड को लेके, फार्मास्यूटिकल्स और कैपेसिटी बिल्डिंग्स को लेके। इसके अलावा मिनिस्टर ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है रेसिडेंट एम्बेसी ऑफ इंडिया इन क्विटो, इक्वाडोर, है ना। इसके अलावा मिस्टर मार्गरीटा ऑल्सो मेट मेंबर्स ऑफ इक्वाडोरियन बिजनेस कम्युनिटी ताकि वो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट कर सके। इसके अलावा बोथ कंट्रीज हैव सिग्नल अ क्लियर इंटेंशन टू ट्रांसफॉर्म देयर ग्रोइंग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इनटू टेंजिबल आउटकम्स, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा। इसी के साथ इस वीडियो का ये था एंड। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे।